मंच पर विराजमान यहाँ के पूर्व सांसद आदरणीय सुखवीर सिंह जी जौनपुरिया साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी टोंक जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रवीर सिंह जी चौहान साहब, पूर्व जिला प्रमुख सरोज जी बंसल, हमारी लक्ष्मी जी पूर्व चेयरमैन सतीश जी चंदेल साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष टोंक के प्रभारी शैलेंद्र सिंह जी, मनीषा जी, यहाँ उपस्थित टोंक के सभी जिले के महामंत्रीगण, सतीश जी बंसल साहब, और अभी जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि अंबेडकर समिति भी बनी हुई है, उन्हीं के उसके सभी माननीय सदस्य। और आज 14 अप्रैल है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो कि संविधान के निर्माता, महान समाज सुधारक, समाज में समानता जिन्होंने लेकर आने का कार्य किए, ऐसे महान व्यक्तित्व की 135वीं जन्म जयंती है। तो मैं अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले बाबा साहेब के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ। और मैं दूसरा प्रणाम अर्पित करती हूँ मेरे सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी टोंक जिला के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उपस्थित मातृ शक्ति और सभी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। बाबा साहेब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में तो हम सभी जगह चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन बाबा साहेब के द्वारा किए गए संघर्षों की हम कभी बात नहीं करते। बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो संघर्षों का सामना किया उसके बारे में बहुत कम ही बात होती है। जब हम देखते हैं कि 14 अप्रैल 1891 को माता भीमाबाई और रामजी सकपाल जी के घर पे महू की पावन धरा पे बाबा साहेब का जन्म हुआ था। उस समय समाज की व्यवस्था में इस प्रकार का विष घोला हुआ था कि बाबा साहेब को जाति से छोटा माना जाता था। आप देखिए, एक छोटा सा बालक जो 5 की उम्र के बाद में कक्षा में जाता है तो उसे बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करने का अधिकार तक नहीं दिया जाता, वह कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ाई करता है। साथ ही उनको दूसरे बच्चों के साथ जो पीने के पानी का घड़ा होता है उसको छूने का अधिकार नहीं होता है, और अगर कोई स्कूल का चपड़ासी उन्हें पानी पिलाता है तभी वो पानी पी पाते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए उस छोटे से बालक के निर्मल मन पर क्या बीत रही होगी कि जब कोई चपड़ासी भी स्कूल में नहीं आए तो उस बालक को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। लेकिन बाबा साहेब ने कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के लिए मन में कोई कुंठा नहीं रखी। उन्होंने सिर्फ शिक्षा को एकमात्र हथियार बनाकर आगे चलने का कार्य किया। आज हम देखते हैं, हमने कई किताबों में बाबा साहेब को पढ़ा होगा, सुना होगा। 14 से 18 घंटे प्रतिदिन बाबा साहेब पढ़ाई किया करते थे। और ये मैं शिक्षा के, उनकी स्कूली शिक्षा या कॉलेज शिक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उनके सफल होने के बाद भी बाबा साहेब 14 से 18 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे। तभी तो वह 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, 32 डिग्रियां उनके पास थी और 4 डिग्री PhD डिग्री उनके पास थी। और बाबा साहेब ने अपने जीवन में इतने संघर्ष झेले, दुख तकलीफों के बाद भी समाज को आगे लाने का कार्य किया, समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया। किस प्रकार से कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई, उच्च शिक्षा प्राप्त करके बाबा साहेब विदेश में वापस आए। और बाबा साहेब पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश में जाकर अर्थशास्त्र में PhD की थी। और बाबा साहेब पहले कानून मंत्री के रूप में भी हमारे सामने आए। और सबसे अति महत्वपूर्ण बात कि जिस संविधान के निर्माण की महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और आप सोच के चलिए, आप मानिए, बाबा साहेब के पास था क्या? बाबा साहेब के पास ना धन था, ना अच्छी शिक्षा देने का अधिकार उनसे छीनने की कोशिश की गई। उन्होंने अपना जीवन शून्य से शुरुआत की, शून्य से प्रारंभ कर किसने सोचा था कि एक निर्धन दलित बच्चा भारत जैसे महान राष्ट्र के संविधान का निर्माता बन जाएगा। जब बाबा साहेब की मृत्यु हुई तो उनकी लाइब्रेरी में 35,000 से भी अधिक पुस्तकें थी। बाबा साहेब का हमेशा से कहना रहा है
कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है, जो उसे पिएगा वह उसे दहाड़ेगा जरूर। तो हमें अपने अंदर भी, अपने जीवन के अंदर भी इन विचारों को समाहित करने की आवश्यकता है और हमारे बच्चों को भी और आने वाली पीढ़ियों को भी ये जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के संघर्ष बाबा साहेब ने अपने जीवन में किए, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। आज के लगभग 650 साल पूर्व संत कबीरदास जी महाराज हुआ करते थे। उन्होंने भी कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मयान। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहेब जब इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके विदेश से वापस लौटे तो बाबा साहेब के पास क्या दायित्व था, क्या नौकरी थी? बड़ौदा के महाराज की सैन्य सचिव की दायित्व नौकरी थी। उसके पश्चात भी आप देखिए, आप सोचिए, जब वह विदेश से वापस भारत लौटे, बड़ौदा के सैन्य सचिव, महाराज के सैन्य सचिव का दायित्व उनके पास था, नौकरी उनके पास थी। उसके बाद भी उनको किसी ने रहने के लिए घर तक नहीं दिया। और उसके बाद जब पारसी धर्मशाला में कुछ दिन तक बाबा साहेब रुके, उसके पश्चात 8-10 दिन के बाद में बाबा साहेब को जाति पूछ के वहां से भी निकाल दिया गया। आप देखिए, उनके ऑफिस में चपड़ासी फाइल फेंक कर बाबा साहेब को दिया करते थे। पीने के पानी का घड़ा भी अलग रखा जाता था। और आप ये सोचिए ना कि अगर किसी व्यक्ति के पास, और आज के 100 से 130 साल पुरानी बात है, जब किसी व्यक्ति के पास इतनी डिग्रियां, 32 डिग्री, 4 PhD डिग्री हो, क्या वह व्यक्ति विदेश में जाकर अपना जीवन यापन शान से नहीं कर सकता? क्या वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ विदेश में जाकर अच्छे से रह सकते थे ना? लेकिन बाबा साहेब और हमारे पुरखों का इतिहास रहा है कि हमारे भागने वालों में से नहीं, बल्कि वक्त को यहीं रह के परिवर्तन करने वालों में से थे। इसीलिए बाबा साहब ने यहीं रहकर, इन्हीं लोगों के बीच में, इसी समाज के बीच में रहकर ये ठाना, ये संकल्प लिया कि जब तक समाज को उनके अपमानों से, अपने अपमानों से मुक्ति नहीं दिला दे, वो यहीं रहेंगे, उसका बदला लेकर रहेंगे। और मैं एक बात आपको विशेष रूप से बता देना चाहती हूँ कि ये जो छुआछूत है, यह कोई हमारी सनातन संस्कृति या सनातन परंपरा की देन नहीं है। ये छुआछूत देन है तो हमारे भारत में हुए विदेशी आक्रमणों की देन है, जिन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया और आगे बढ़ाने का कार्य किया। क्योंकि हमने अनादिकाल से देखा है कि जब जब भारत में किसी भी धर्म और जाति के आधार पर किसी भी महिला और पुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चतुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि हे अर्जुन, मैंने अपनी सृष्टि को 4 वर्णों में विभाजित किया है और बंटवारे का मुख्य आधार सिर्फ और सिर्फ गुण और कर्म है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने उस समय ये बात कही तो कैसे भला हमारी सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा इसके विरुद्ध जा सकती है? और लोगों का मानना था कि बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नेता हैं। मैं आपको आज बता देना चाहती हूँ, मेरी मातृशक्ति भी विराजमान है। महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने अपनी हकों की लड़ाई के लिए लड़े, ओबीसी वर्ग के हकों की लड़ाई के लिए लड़े, महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबरी के अधिकार के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए भी लड़ाई करी। तो इस प्रकार से बाबा साहेब को एक दलित वर्ग के नेता नहीं होकर सर्व समाज के सभी के नेता बाबा साहेब थे। और आप सभी में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहेब ने भारत के वित्तीय संगठनों को, संस्थाओं के गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही बाबा साहेब की जो डॉक्टरेट थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द वित्त आयोग के निर्माण में, उसमें बाबा साहेब की इस थीसिस ने बहुत प्रेरित किया। और यहाँ तक कि भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष अधिनियम 1934 के दिशा निर्देश भी बाबा साहेब के इस थीसिस से ही लिए गए। तो इतने महान व्यक्तित्व ने जब उस समय में इतना अच्छा कार्य किया है तो आज हमें उनकी सराहना करनी चाहिए और उनके पथ प्रदर्शन पे चलते रहने का कार्य करना चाहिए। उस समय बाबा साहेब 5 अखबार निकाला करते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस सरकार ने, उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी, कांग्रेस ने बाबा साहेब के इतिहास को दबाने की पूरी कोशिश की। इतिहास के पन्नों को दबाने की कोशिश करने के साथ उनके विचारों को नष्ट करने का कार्य बाबा साहेब के लिए कांग्रेस की पार्टी ने किया।
आप देखिए, बाबा साहेब को 2 बार चुनाव हरवाने की प्रयास कांग्रेस की पार्टी ने उस समय किया। चाहे वो 1952 का स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव हो, जब षड्यंत्र पूर्वक बाबा साहेब को हराने के लिए कांग्रेस ने कोशिश की और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वयं ने बाबा साहेब के खिलाफ प्रचार प्रसार किया। उसके अलावा जब भंडारा लोकसभा उपचुनाव 1954 में हुआ, तब भी षड्यंत्र पूर्वक बाबा साहेब को लोकसभा में जाने से रोका। आप देखिए, जिस संसद भवन में बैठकर बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, उस संसद भवन में बाबा साहेब का, उस संसद भवन की सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब का एक भी तेल चित्र नहीं लगाया गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सिर्फ केवल मात्र एक ही परिवार के पूरे चित्र उस संसद के भवन में लगा दिए गए। और बाबा साहब के लिए सबसे बड़ा अपमान क्या हो सकता है, जब 1956 में उनके अंतिम समय चल रहा था, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने हमारी दिल्ली में, भारत की राजधानी में 2 गज जगह भी बाबा साहेब के अंतिम संस्कार के लिए नहीं दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। फिर उनका अंतिम संस्कार मुंबई में आकर करना पड़ा। इस प्रकार की व्यथा हमारे मन के अंदर भी है। आप सोच के देखिए, जब 1954 में ही भारत रत्न देने का परंपरा का शुभारंभ हो चुका था, कि भारत रत्न जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को किसी भी एक नाम के लिए सिफारिश करते हैं भारत रत्न के लिए, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद के ही नाम की सिफारिश करी और खुद को ही भारत रत्न दिलवा दिया। उसके बाद इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1971 में उनकी सुपुत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी यही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत रत्न ले लिया। तो आप देखिए, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को ये पूछना चाहती हूँ, आप ये सोच के देखिए कि जब 1951 में नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 1971 में इंदिरा जी को सम्मानित किया गया, क्या कांग्रेस के दिमाग में कभी यह नहीं आया कि भारत के संविधान के निर्माता को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, सर्वोच्च नागरिक अधिकार से सम्मानित करना चाहिए? ये हमारे मन में कुंठा पीड़ा है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में 1990 में आई, तब भारत रत्न देने का कार्य बाबा साहेब को हमारी ही सरकार ने किया था। इसके लिए भी हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब के जो जुड़े हुए पवित्र स्थल थे, उन्हें पंच तीर्थों के रूप में विकसित किया। चाहे वो उनकी जन्मभूमि महू हो, चाहे उनकी शिक्षा भूमि लंदन हो, चाहे दीक्षा भूमि नागपुर हो, चाहे परिनिर्वाण भूमि दिल्ली हो, चाहे उनकी चैत्य भूमि मुंबई हो। इस प्रकार की जो पंच तीर्थ को विकसित कर बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि अगर किसी ने देने का कार्य किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। और साथ ही हम देखते हैं डिजिटल क्रांति में जो भीम ऐप लाने का कार्य किया है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप याद करिए वो 2015 का वो दिन जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब की 125वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई और एक ऐतिहासिक निर्णय 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का लिया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साधुवाद करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, वो उस संकल्प का मूल आधार ही माननीय हमारे अंबेडकर साहब जी के विचारों से लिया गया है। अंबेडकर साहब जी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, महिलाओं की समानता के लिए बात करते थे, आर्थिक समस्याओं के समाधान की बात करते थे। उसी प्रकार से हमारी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, और राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की सरकार ने, दोनों ने ही, चाहे वो अंत्योदय योजना हो, चाहे वो
बाबा साहेब के विचार हो, उनसे पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, शोषित, पीड़ित, वंचित और उस अंतिम पायदान पर बैठी मेरी मातृशक्ति के जीवन में किस प्रकार से, मातृशक्ति के लिए तो बहुत बड़ी बात है। जिस समानता की बात हम करते हैं, जिस एकजुटता की बात हम करते हैं, बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लेके आए और जो सन 16, 17 और 18 को जो विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, इस अधिनियम को लागू करने के लिए किया गया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक आरक्षण नहीं है, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कार्य नहीं किया है विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस हर एक सोच में परिवर्तन करने का कार्य किया है जो वर्षों से महिलाओं को निर्णय की प्रक्रिया से दूर रखती आई है। तो मैं भारत की आधी आबादी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के लिए। और मैं आप सभी उपस्थित मातृशक्ति पुरुष भाई सभी से मैं आग्रह भी करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सभी से आग्रह करती हूँ कि इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को प्रचार करने की हमें आवश्यकता है, हमारी बहन बेटियों को निकालने की आवश्यकता है। अब तो 33% आने वाला है, कल से परसों से संविधान में विशेष सत्र आने वाला है, तो महिलाओं बहनों को निकालिए और उनको अच्छी शिक्षा के साथ में उनको अच्छे ऐसे संस्कार दीजिए कि वह पंचायत से लेकर देश की संसद तक परचम लहराने का कार्य करें। अंत में सभी, जब आप सभी ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, बाबा साहेब का आशीर्वाद हम सभी पे सदैव से बना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।